हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड। इनमें से हम कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें जो हमारे हिसाब से बेटर हो, रिटर्न्स के हिसाब से भी, रिस्क के हिसाब से भी, हर चीज़ के हिसाब से कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें सूट करता है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे पुराने वीडियोस जो कि स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट में बेसिक्स के ऊपर हमने बनाए हैं वो आपने देखे हैं। अगर नहीं देखे तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूं, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस सफर में, जहां पे हम लोग जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या स्टॉक मार्केट में। पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं अपने मेंटर्स का, मिस्टर मितेश ठक्कर, मिस्टर नारायण एन एंड मिस्टर शुभदीप नंदी। इन मेंटर्स की वजह से ही आज मैं थोड़ा बहुत नॉलेज जो गेन कर पाया हूँ आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट। सो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं, दोनों के बीच में क्या चेंजेस आते हैं और हमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट सूट करता है इन्वेस्टमेंट के लिए, हम इसको आज समझने की कोशिश करेंगे इस छोटे से वीडियो के थ्रू। सो माई इन्वेस्टमेंट माई वे। इन्वेस्टमेंट बेसिकली हमें करना चाहिए, और उसमें इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। मेजरली हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड की, बट उसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमें मालूम भी हैं, जैसे एफडी हो गया, पीपीएफ हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, आरबीआई बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स की तो हम बात कर ही रहे हैं। इस टाइप से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं, आगे के लिए वेल्थ क्रिएट भी कर सकते हैं। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक रिस्क एपेटाइट है, हर इंस्ट्रूमेंट के अपने अलग अलग रिटर्न्स हैं। आपको इनकी नॉलेज गूगल करने से मिल जाएगी। आज हम लोग मेजरली जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट के बीच की। यहाँ पर सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम होता है, वो इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि हमें अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग समझनी पड़ेगी। रिस्क प्रोफाइलिंग बेसिकली क्या चीज़ है? रिस्क प्रोफाइलिंग बेसिकली ये है कि मैं कितनी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है। कई लोग होते हैं कि नहीं, मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है तो ये 1 लाख रुपया मेरा बिल्कुल भी जीरो नहीं होना चाहिए या बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, मैं लॉस नहीं ले सकता। इसको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव अप्रोच। कई लोग होते हैं कि हाँ, मैं 1 लाख रुपया लगाने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे रिटर्न जो है वो मेरे को रिटर्न 10% या 15% रिटर्न मिल रहा है तो मैं 1 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार हूँ, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। और उस इन्वेस्टमेंट में अगर मेरे को 10-15% का लॉस भी हो जाता है या 5% का लॉस भी हो जाता है तो वो वाली रिस्क लेने के लिए मैं तैयार हूँ। सो ये होते हैं एग्रेसिव। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, मैंने 1 लाख रुपए लगाया, मुझे 10-15 हज़ार का रिटर्न नहीं भी आएगा चलेगा, मुझे 6-7 हज़ार का रिटर्न आएगा तो चलेगा, बट मैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ वो मैं 1-2 हज़ार की रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, ज़्यादा बड़ी रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ। तो उसको हम बोलते हैं मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल। सो इस तरीके से मैं किस कैटेगरी में फॉल करता हूँ वो रिस्क प्रोफाइल हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी खुद की रिस्क प्रोफाइल क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट से हमारा रिटर्न या हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? सी, आजकल मार्केट में अपने लोग स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, जिसने कभी आज किसी ने 10 लाख कमाए, किसी ने 5 लाख कमाए, किसी ने 2 लाख, किसी ने महीने में 1 करोड़ कमाया। वहां से एक बहुत ही गलत धारणा या एक बहुत गलत मैसेज जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जा रहा है वो ये कि हम लोग यहाँ से बहुत जल्दी और बहुत तेज पैसा कमा रहे हैं, या हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं यहाँ से, और हम कैसे भी पैसा कमा सकते हैं। सो एक्सपेक्टेशंस आपकी रिटर्न क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है उस इन्वेस्टमेंट से। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जो रिटर्न या इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। आप क्या चाहते हो कि आपका कैपिटल सेफ रहे, आपके रिटर्न्स बड़े हों, या आपका वो कैपिटल वेल्थ में ग्रो हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो या आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हो। वो एक्सपेक्टेशंस आपकी आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर वो एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं है तो टाइम विल प्ले अगेंस्ट यू, और टाइम अगर आपके अगेंस्ट में प्ले करेगा मार्केट्स में तो यू विल नेवर बी एबल टू मेक प्रॉफिट्स। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अनदर थिंग इज कि अपना रिस्क और रिटर्न को प्रॉपरली असेस करना चाहिए कि मैं पर्टिकुलर कितना पैसा मैं रिस्क पे रख सकता हूँ, उसके एवज में मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटर करने से पहले, अगर हमने एंटर करने से पहले ये चीज समझ ली, हमारे एक्सपेक्टेशंस हमें मालूम है, रिस्क प्रोफाइल हमें मालूम है, तो हमें इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स अच्छे आएंगे आएंगे, हम फेल नहीं होंगे। ये चीज अगर हमें समझ में आ गई है तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स की बेसिक डेफिनेशन क्या है। सो म्यूचुअल फंड्स बेसिकली क्या है? ये एक पूल ऑफ मनी है जहां पर आपके और हमारे जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आके पैसा इकट्ठा करते हैं,
एंड वो हम पैसा देते हैं एक मैनेज प्रोफेशनल्स को, ताकि वो एक प्रोफेशनल जो है वो अपनी समझदारी से, अपने नॉलेज से रिटर्न्स निकाल पाए। जी हाँ, हम लोग सब इकट्ठा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं आज कहीं गार्डन में जाके मिल रहे हैं और सबने दोस्तों की तरह कॉन्ट्री किया, नहीं। इसके लिए प्रॉपर रेगुलराइज चैनल्स हैं जहाँ पे हम लोग पैसा डालते हैं मंथली एसआईपीस के थ्रू या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, और इससे हम लोग म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स बाय करते हैं और वो डायरेक्टली जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी में जो एक एएमसी चलाती है, और एएमसी में एक फंड मैनेजर होता है जिसको ये फंड दिया जाता है। वो फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। इससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है वो एक रेगुलराइज वे में होता है, और एक स्पेशलाइज पर्सन जिसको ये चीज़ की नॉलेज है वो करता है। जब ये पूरा प्रोसेस टर्न अराउंड होता है और एक पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड बेसिकली वो कंपनी इन्वेस्ट करती है मार्केट में, और उस म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं, यानी हम लोग एज अ रिटेलर उसको पैसा देते हैं। तो सब लोग पैसा इकट्ठा करके उसको देते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी को, एंड म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो फंड मैनेजर आपका आगे मार्केट्स में या दूसरे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाता है ताकि वहां से कुछ रिटर्न्स निकाल पाए, और वो रिटर्न्स हमें बना के देता है। बट ऑब्वियस बीच में अपनी वो कुछ फीस लेता है, उस फीस के बाद जो पैसा बचता है वो पैसा हमारे पास आता है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। इसी तरीके से हम समझते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्या होता है, या स्टॉक मार्केट या इक्विटी या शेयर्स, ये सारे नाम सिनोनिम्स हैं। हम कभी स्टॉक्स बोलते हैं, कभी इक्विटीज बोलते हैं, कभी शेयर्स बोलते हैं, सब सिनोनिम्स हैं। सो बेसिकली स्टॉक मार्केट में या स्टॉक बाय करने का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि हम एक कंपनी में एक छोटी सी ओनरशिप बाय कर रहे हैं। एक छोटी सी ओनरशिप बाय कर रहे हैं यानी हम लोग उस कंपनी का मालिकाना हक ले रहे हैं। छोटा सा पाए कंपनी का हमने ले लिया है, हम भी कंपनी के छोटे से मालिक हैं, 1 शेयर 2 शेयर जो भी परसेंटेज होता है उसके हिसाब से हम कंपनी के मालिक बन जाते हैं। तो कंपनी का मुनाफा होगा या कंपनी का घाटा होगा, कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करेगी या कंपनी कुछ भी प्रोडक्शन बड़ा करेगी, उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आएगा बिकॉज हमने मालिकाना हक लिया हुआ है। जबकि म्यूचुअल फंड में कैसा था, म्यूचुअल फंड में बेसिकली हम सिर्फ म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ में बंधे हुए थे, हमारे पास उस कंपनी के फंड के लिए, पर्टिकुलर फंड के लिए मालिकाना हक था, या प्रॉफिट और लॉस के हम लोग भागीदार थे। अब म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बीच का डिफरेंस क्या है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सी इन दोनों के बीच में ज्यादा बड़े डिफरेंसेस नहीं है, छोटे छोटे हैं, बट वो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट हैं ये चीज समझने के लिए कि मेरे लिए म्यूचुअल फंड ठीक है या स्टॉक मार्केट ठीक है। सबसे पहला क्या है, इन्वेस्टमेंट टाइप। इन्वेस्टमेंट टाइप में क्या होता है, जो इक्विटीज की बात करें अगर हम, तो इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब है अगर मैं किसी कंपनी का शेयर खरीदने की बात कर रहा हूं तो उसमें मैं उस कंपनी के शेयर डायरेक्टली जाके खरीदूंगा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपया है, मेरे को एसबीआई का शेयर खरीदना है, एसबीआई का शेयर आज अगर 400 रुपए का है, तो मैं 1 लाख रुपए के जाके एसबीआई के शेयर्स बाय कर लूंगा। तो एसबीआई के शेयर्स मैं 1 लाख रुपए के जाके बाय कर लूंगा डायरेक्टली। इसी की जगह पे मेरे पास 1 लाख रुपया है और मुझे सिर्फ एसबीआई बाय नहीं करना, मुझे 10 अलग अलग कंपनियों में बाय करना है, या मुझे 10 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट डालना है। मैं क्या करूंगा, मैं म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करूंगा। मैं उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जाके इन्वेस्ट करूंगा जो मेरे चॉइसेस के हिसाब से आगे इन्वेस्ट कर रहा है, जो मेरे हिसाब की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है। कंपनियां हमेशा चेंज होती रहती हैं। कंपनियों के अलावा उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि इक्विटीज में इतना परसेंटेज ऑफ फंड वो इक्विटीज में डाल सकते हैं, इतना वो डेट में डाल सकते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर उसका बाइफर्केशन, इन्वेस्टमेंट बाइफर्केशन इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज मैचिंग माय इन्वेस्टमेंट स्टाइल या माय इन्वेस्टमेंट टाइप, आई विल गो एंड इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट इन दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डाइवर्सिफिकेशन। अगर मैं इक्विटीज या शेयर्स की बात करूं तो इक्विटीज और शेयर्स में डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए मुझे बड़ा फंड चाहिए। 1 लाख रुपया अगर मेरे पास है तो उस 1 लाख रुपए से मैं 1 या 2 या 5 या 10 शेयर खरीद सकता हूँ। इसी की जगह पे 5-10 शेयर खरीदूंगा भी तो बहुत कम कम क्वांटिटी आएंगी, मेरे पास ज्यादा क्वांटिटी नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट एग्जांपल है, लेकिन अगर मैं एमआरएफ, मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं एमआरएफ अगर बाय करना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ एक ही शेयर बाय कर पाऊंगा, क्योंकि एमआरएफ का अकेला शेयर 83,000 रुपीज का है। इसी तरीके से अगर मैं और दूसरे बड़े शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे श्री सीमेंट हो गया, तो वो मेरे पास 3 या 4 शेयर्स ही आ पाएंगे। मेरे को ये जो अप्रोच होगी ये बहुत फोकस्ड होगी, क्योंकि मेरे पास अमाउंट, पैसा कितना है, उस पैसे के हिसाब से मैं डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे कितना डाइवर्सिफिकेशन करना है।
जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड में मेरे पास 1 लाख रुपए है, लेकिन टोटल फंड में पैसा करोड़ों में है। सो अगर मैं चाहता हूं कि मैं HDFC बैंक में भी इन्वेस्ट करूं, मैं ICICI बैंक में भी इन्वेस्ट करूं, मैं लेट्स से SBI में इन्वेस्ट करूं, मैं MRF में भी इन्वेस्ट करूं, मैं इन्फोसिस में भी इन्वेस्ट करूं, बिकॉज सारे स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं और इनका रिटर्न मुझे एक्सपेक्टेड है कि बहुत अच्छा आएगा। सो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, वो म्यूचुअल फंड में जो मेजरली इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे मुझे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने में हेल्प मिले। और डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड्स में ना सिर्फ अलग अलग शेयर्स में करके इन्वेस्ट करके होता है, बल्कि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो अपना थोड़ा पैसा इक्विटी में, थोड़ा पैसा डेट में, थोड़ा पैसा मनी मार्केट में, इस तरीके से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में डाल के रखते हैं, ताकि वो हमारे लॉसेस को कंट्रोल कर पाए एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। वो उस हिसाब से पैसे को मैनेज करते हैं। करेक्ट। यहाँ पे अब अगर मैं कंट्रोल की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट जो इक्विटीज में है उसमें मेरा कंट्रोल डायरेक्ट है, लेकिन म्यूचुअल फंड में मेरा कंट्रोल डायरेक्ट नहीं है। कैसे? अगर इक्विटीज में मैं कोई स्पेसिफिक शेयर स्पेसिफिक क्वांटिटी बाय करना चाहता हूं तो मैं उतना डायरेक्टली कर सकता हूं, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आई मीन समझदारी के अलावा, जब मैं डिसाइड कर चुका हूं उसके बाद मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। रादर वुड बी अ राइट स्टेटमेंट। आई कैन इन्वेस्ट एज पर माई विल, एज पर माई नॉलेज। करेक्ट। लेकिन म्यूचुअल फंड में आई कैन ओनली गिव मनी टू द फंड मैनेजर। ये फंड मैनेजर के हाथ में है कि वो कौन से स्टॉक में बाय करना चाहता है या वो कौन से इंस्ट्रूमेंट में कितना पैसा डालना चाहता है, इन द गाइडलाइंस डिस्क्राइब बाय या प्रिस्क्राइब बाय द सेबी। जो भी गाइडलाइंस अगर प्रिस्क्राइब की गई हैं रेगुलेटर के थ्रू, उसके अंडर में उसका डिसीजन ही फाइनल होगा। तो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का डिसीजन फाइनल होगा, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ग्रोथ पोटेंशियल, यहाँ पर अगर मैं इक्विटीज की बात करूं तो इक्विटीज में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होता है और उसमें क्विक रिटर्न्स आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड में ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा होता है, लेकिन उसमें टाइम होराइजन बहुत लंबा होता है, क्विक रिटर्न्स आने के चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होते, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें होते भी हैं, बट मेजरली अगर मैं जनरल बात करूं तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स जो हैं वो लंबे टाइम के बाद आते हैं। हमें बहुत लंबा टाइम इन्वेस्टेड रहना ज़रूरी है। रिस्क रिटर्न की बात करें तो इक्विटीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रिस्क हाई होता है और रिटर्न्स भी हाई होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यस बैंक की बात करूं, जो आज सबकी जुबान पे है, हर एक आज जो भी इन्वेस्ट कर रहा है वो हर कोई यस बैंक को अच्छे से जानता है। तो यस बैंक में रिटर्न की हाई रिटर्न की उम्मीद में लोगों ने बहुत हाई प्राइसेस पे भी उसको बाय किया था, और आज उसका प्राइस क्या है हम लोग अच्छे से जानते हैं। सो हाई रिस्क हाई रिटर्न, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा हम इस चीज के ऊपर भी बहस नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न वाले फंडे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो वहां पर जो रिस्क होता है वो कंट्रोल होता है और मॉडरेट, वहां पर रिटर्न्स जो होते हैं मॉडरेट टू हाई होते हैं। मैंने मॉडरेट पे स्टार मार्क इसलिए लगाया क्योंकि यूजुअली वहां पर रिटर्न्स 12 से 15% या 18% के आसपास वेरी करते हैं इन द लॉन्ग रन। जबकि इक्विटीज में अगर मैं 2020 मार्च के बाद से लेकर और 2021 मार्च तक की बात कर रहा हूं तो वहां पर रिटर्न्स हमें 100% से ऊपर भी देखने को मिले हैं। सो इसीलिए वहां पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न होते हैं। और म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि वो अपने पोर्टफोलियो को फंड मैनेजर जो है बैलेंस करके चलते हैं, डाइवर्सिफाई करके चलते हैं, इसलिए वो रिस्क को कंट्रोल करके चलते हैं। और रिस्क को कंट्रोल करने की वजह से हमारे जो रिटर्न्स होते हैं वो रिटर्न्स भी कंट्रोल में ही रहते हैं, मॉडरेट रहते हैं। कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स अच्छे रिटर्न्स, मतलब बहुत अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं, बट यूजुअली हमारे पास 12 से 20% के बीच के रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। फीस और चार्जेस की अगर बात करें तो फीस में जो इक्विटीज है, इक्विटीज में ब्रोकरेज लगता है आपका और ट्रांजेक्शन चार्जेस लगते हैं। म्यूचुअल फंड में जो फीस लगती है वो आप म्यूचुअल फंड कंपनी को या फंड मैनेजर अपनी फीस जो है चार्ज करते हैं, एंड उसके बाद हमें फाइनली हमें जो रिटर्न मिलता है वो वैल्यूज के बेसिस पे मिलता है। टैक्स बेनिफिट, इक्विटीज में डायरेक्ट इक्विटीज में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, जबकि म्यूचुअल फंड में ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो पर्टिकुलर 1.5 लाख जो है हमें टैक्स में बेनिफिट मिलता है, हम अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर ये हमें समझ में आते हैं तो हमें दोनों की वर्किंग समझ में आती है। इन दोनों की वर्किंग के हिसाब से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये वर्किंग मेरे लिए बेस्ट सूट करती है। ये वर्किंग समझने के बाद नेक्स्ट चीज जो हमें समझने की है, हमें आगे करना क्या है। वर्किंग तो हमने समझ ली, लेकिन आगे बढ़ना कैसे है। सो आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस अपने आप को आंसर करने पड़ते हैं। वो क्वेश्चंस अगर हम लोग आंसर कर पाए, उनके आंसर्स हमारे पास हैं, तो हम ये फाइनली डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए बेस्ट सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल
आर वी रेडी टू इन्वेस्ट टाइम एंड मनी फॉर रिसर्च? क्या मैं एक एक इक्विटी या एक एक कंपनी के बारे में रिसर्च करने के लिए रेडी हूँ? उसमें मैं अपना टाइम और पैसा दोनों के दोनों इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ? अगर हाँ, तो स्टॉक मार्केट इज गुड फॉर मी। लेकिन आप कहते हो कि यार मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट में रिसर्च नहीं करनी है, मुझे किसी कंपनी की बैलेंस शीट नहीं पढ़नी है, मुझे कंपनी का मैनेजमेंट नहीं जानना है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए है और मुझे ये 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, जो भी है, मुझे ये इन्वेस्ट करना है और मुझे रिटर्न चाहिए, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी है, देन म्यूचुअल फंड इज अ राइट प्लेस फॉर यू, नॉट द इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अगर आप ये बोलते हो कि आप हाई वॉलेटिलिटी को इजीली एब्जॉर्व नहीं कर सकते हो, देन स्टॉक मार्केट्स आर नॉट फॉर यू, म्यूचुअल फंड्स आर फॉर यू। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है? फ्लक्चुएशंस प्राइजेस में बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल इन दिनों हम निफ्टी में देख रहे हैं बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन्स हो रहे हैं और बहुत मूवमेंट, सेंसेक्स में बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, हज़ार हज़ार पॉइंट्स के मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। सो ये वॉलेटिलिटी हमेशा नहीं रहती है, साइक्लिक है, लेकिन जब जब होती है तब बहुत हैवी होती है। हमने मार्च 2020 में देखा, देयर वाज अ बिग फॉल देन बिग राइज। सो इस टाइप के जो मूवमेंट्स हैं, अगर आप ये दोनों मूवमेंट्स अप या डाउन में ये वॉलेटिलिटी को अगर आप एब्जॉर्व कर सकते हो, देन स्टॉक मार्केट इज अ गुड प्लेस फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर आपको पेशेंस चाहिए ये वॉलेटिलिटी को आपको एब्जॉर्व करने के लिए। अगर आप ये वॉलेटिलिटी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, देन म्यूचुअल फंड्स आर गुड प्लेस फॉर यू। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और ये वॉलेटिलिटी की टेंशन आप फंड मैनेजर को लेने दो, आप मत लो। करेक्ट। आप अपने पोर्टफोलियो को रेगुलर इंटरवल्स पे मॉनिटर कर सकते हो। रेगुलर इंटरवल्स का मतलब ये नहीं होता कि मुझे डेली मॉनिटर करना है या मुझे वंस इन अ वीक मॉनिटर करना है। आप वंस इन अ मंथ भी कर सकते हो। ऑन अ लाइटर नोट, कुछ लोग तो रेगुलर मॉनिटर करने का मतलब समझते हैं कि हर आधे घंटे में स्क्रीन के सामने ही बैठे रहते हैं जब तक मार्केट नहीं चलती। इसको हम मॉनिटरिंग नहीं बोलते, बिकॉज दिस इज नॉट इन्वेस्टिंग, दिस इज ट्रेडिंग। हम लोग यहाँ ट्रेडिंग की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। सो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करना पोर्टफोलियो को बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप इक्विटी मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। रेगुलर आपका रेगुलर मॉनिटरिंग से आपको बेनिफिट क्या होता है? आपको ये पता पड़ता है कि आपका कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टॉक आपके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो उस केस में आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें अपना स्टेक और बढ़ा सकते हो, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको चेक करके अपने पोर्टफोलियो से हटा भी सकते हो, या उसके में क्या डिसीजन लेना है आप वो डिसाइड कर सकते हो। लेकिन आप बोलते हो कि नहीं, आप रेगुलर मॉनिटर नहीं कर सकते हो, इट कुड बी लैक ऑफ नॉलेज, इट कुड बी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, इट कुड बी एनीथिंग। तो आप रेगुलर मॉनिटर अगर नहीं कर सकते हो तो देन म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। आप म्यूचुअल फंड बाय करो, आपको कुछ नहीं करना, सब फंड मैनेजर करेगा आपकी जगह पे। वो रेगुलर मॉनिटर भी करेगा और वो रेगुलर आपको मंथली रिपोर्ट्स भी देगा कि आपके पोर्टफोलियो ने कैसा परफॉर्म किया है। करेक्ट। आप हाई रिस्क और लो रिस्क इनमें से कहाँ कंफर्टेबल हो? अगर आप हाई रिस्क में कंफर्टेबल हो कि हाँ मेरे को हाई रिटर्न चाहिए, उसके लिए मैं हाई रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ, देन स्टॉक मार्केट इज अ वंडरफुल प्लेस फॉर यू। एंड आप कहते हो कि नहीं, मैं लो रिस्क या ऑलमोस्ट नो रिस्क लेने में बिलीव करता हूँ, तो म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट मैंने नो रिस्क पे फोकस किया है, एम्फेसाइज किया है, और उसको मैं बहुत बोल्ड में बोल रहा हूँ कि नो रिस्क, बिकॉज इसका मतलब ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं होता, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है, बट हाइपोथेटिकली हम ये मान के चल रहे हैं कि नो रिस्क के बराबर रिस्क होती है उसके अंदर। सो इसलिए हम लोग अगर मैं लो रिस्क, रादर आई वुड कन्फाइन टू द वर्ड लो रिस्क, अगर मैं लो रिस्क ही ले सकता हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, तो मेरे लिए स्टॉक मार्केट नहीं है। मेरे लिए म्यूचुअल फंड इज बेस्ट। जैसे गवर्नमेंट भी बोलती है म्यूचुअल फंड सही है, दैट इज बेस्ट फॉर मी। ये चीज़ें अगर मैंने समझ ली, इन क्वेश्चंस का अगर मेरे पास आंसर है, तो यहाँ से मेरा एक डिसीजन बन जाता है कि मेरे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड में। यहाँ इसके आगे मैं कुछ अपनी तरफ से आपको सजेस्ट करूंगा जो हेल्प करते हैं, या जिन्होंने मेरे को हेल्प किया आगे जर्नी अपनी बढ़ाने में, चाहे इन्वेस्टिंग की जर्नी म्यूचुअल फंड में हो चाहे स्टॉक मार्केट में हो। सो वो कुछ एक्सपीरियंस या कुछ वर्ड ऑफ विजडम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसमें है, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको आपका रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम दुनिया के स्क्रीनशॉट्स देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो ट्रस्ट मी, हम अपनी रिस्क प्रोफाइल को बिना समझे डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। वहां पर वॉलेटिलिटी में, फ्लक्चुएशंस में, साइक्लिक नेचर की वजह से डाउन ट्रेंड में अगर हम चले गए तो हम लोग लॉस करके निकलेंगे।
सो हमारी रिस्क एपेटाइट क्या है वो हमें समझना जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग हाइपर हो जाते हैं अपने स्टॉक को लॉस में जाते हुए देख के। यही नहीं, कई लोग अपने स्टॉक को प्रॉफिट में जाते हुए देख के भी हाइपर हो जाते हैं, वो उसको भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं ले पाते हैं और बहुत जल्दी निकल जाते हैं। सो ऐसी कंडीशन को, दोनों ही कंडीशन अच्छी नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, दोनों ही कंडीशन हमारे लिए बुरी है। सो हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं एज पर द रिस्क प्रोफाइल, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम वो समझ गए कि हमारी रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके बाद हम लोग को इंस्ट्रूमेंट वाइजली चूज करना चाहिए, उससे पहले नहीं। दूसरा जो है, हमें रेगुलरली थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सेविंग्स करना चाहिए। सो यूजुअली बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं या जो अभी जिनकी नई जॉब लगी है या अभी जस्ट रिसेंटली वो जॉब में आए हैं, ऐड हुए हैं, उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि मेरी 20,000 की सैलरी है, मेरी 25,000 की सैलरी है, 15,000 की सैलरी है, इसमें से मेरे को कुछ भी नहीं बचता है, रेंट में चला गया, खाने में चला गया। आई एम सेइंग 500 रुपये, 1,000 रुपये तो आप एटलीस्ट बचा ही सकते हो महीने के। आप अगर मंथ में 2 बार पिज्जा खाने जा रहे हो तो एक ही बार जाओ, आप 500 रुपये बचा सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी लाइफ पूरी की पूरी इंजॉय करना ही बंद कर दो, लाइफ का एंजॉयमेंट इज योर लाइक वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, आप वो जरूर करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करना स्टार्ट करो और उस सेविंग को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट लो आप, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, एफडी, पीपीएफ, वॉट एवर यू लाइक, आप उस इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट करो, लेकिन सेव और इन्वेस्टमेंट ये रेगुलर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेगुलर करेंगे तभी हमें कंपाउंडिंग इफेक्ट से 10 साल, 12 साल, 15 साल के बाद एक बड़ा वेल्थ देखने को मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, ये हम अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि छोटे छोटे सेविंग्स से कैसे बेनिफिट मिलता है, सेविंग्स कैसे करते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग हमें रेगुलर सेविंग करनी चाहिए, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और उस सेविंग को हमें रेगुलरली इन्वेस्ट करना चाहिए, अगेन दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अपना होराइजन इन्वेस्टमेंट के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, होराइजन जो है वो लॉन्ग टर्म रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म का मतलब 6 महीना, साल भर नहीं होता, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कम से कम 5 साल। मैं लॉन्ग टर्म को कम से कम 5 साल मानता हूँ आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, बिकॉज यहाँ पर आपकी साइकिल, जो हमने लाइफ साइकिल ऑफ स्टॉक में पढ़ने की कोशिश करी थी, एक लाइफ साइकिल यूजुअली 6 से 8 साल चलती है। तो 5 साल में अगर हम कहीं मिड ऑफ द साइकिल में भी इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में वो साइकिल जो है वो सारे फेजेस देख चुकी होती है, और हम लोग एक एवरेज पे आ जाते हैं। हम लोग ना तो लॉस वाले फेज में होते हैं, ना प्रॉफिट वाले फेज में होते हैं, ना हाई लॉस में होते हैं, ना हाई प्रॉफिट वाले फेज में होते हैं, एक एवरेज फेज में होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे रिटर्न्स जो हैं वो मार्जिनलाइज होकर एक रेगुलराइज फॉर्म में हमें मिलते हैं और अच्छे रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं किया और हमारे डिसीजंस गलत हुए तो हमें बड़े लॉसेस देखने को भी मिल सकते हैं। डिसीजन हमारे अगर सही है, स्टॉक सिलेक्शन हमारा अच्छा है, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन हमारा अच्छा है, तो उसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन और इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं, टैक्स इम्प्लीकेशंस भी आते हैं, या और भी बहुत सारे इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट में हॉराइजन हमें लॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। उसके बाद हम लोग आजकल जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि लोग बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स, 1 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देखकर हम लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और हमें ये लगता है कि अगर एक दिन में कोई इतना बना सकता है तो हम भी बना ही सकते हैं। कोई 2,000 बनाने के पीछे भाग रहा है, कोई 5,000 बनाने के पीछे भाग रहा है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। अगर आप इसमें इस बिना नॉलेज के या बिना एक्सपीरियंस के इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में एंटर करते हो जहां पर आप गेट रिच क्विक वाली स्कीम में बिलीव करते हो, तो वहां पर आपके लॉसेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा है लाखों रुपए के प्रॉफिट्स के, उसके पीछे 2 मेजर कारण हैं। पहला मेजर कारण ये है कि अगर वो जेन्युइन है तो उस बंदे ने या उस ट्रेडर ने या उस इन्वेस्टर ने अपने बहुत साल इसके अंदर दिए हैं, वो लॉसेस की ब्लो आउट की जर्नी से, अकाउंट ब्लो आउट की जर्नी से ऊपर उभर कर यहाँ तक पहुंचा है, उसके पीछे उसकी सालों की तपस्या है। सो प्लीज उस चीज का रिस्पेक्ट करिए। दूसरा जो यूजुअली आजकल होता है दैट इज अ मार्केटिंग। मार्केटिंग की वजह से लोग इस स्क्रीनशॉट्स डालते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट सही भी होते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स फोटोशॉप्ड होते हैं, ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी कोर्सेज को बाय करें और उनको प्रॉफिट उस तरीके से पहुंचे। ऐसे लोग भी करते हैं। सो दोनों ही सूरतों में हमारे लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों ही कंडीशन में इससे एक बात तो क्लियर होती है कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से हम लोग रातों रात अमीर नहीं बन सकते। हमारी वेल्थ क्रिएट होने में टाइम लगेगा और हमें उतना पेशेंस रखना पड़ेगा। देर इज नो शॉर्टकट।
फॉर गेटिंग रिच क्विक, करेक्ट। अब यहाँ पर एक गोल्डन स्टेटमेंट, मेरे पास जो भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस के लिए आता है उनको मैं एक गोल्डन एडवाइस देता हूँ, या मैं इसको गोल्डन स्टेटमेंट बोलता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा वही इन्वेस्ट करें जो आपकी लाइफ में फालतू हो, जिसके ऊपर आपकी लाइफ जो है वो निर्भर नहीं करती, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। और वो एकदम एकदम क्रिटिकल सिचुएशन, जब लाइफ एंड डेथ, मैं बोलता हूँ लाइफ एंड डेथ की, लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आएगी तभी आप वो पैसा यूज करोगे, अदरवाइज वो पैसा यूज नहीं करोगे आप, आपको उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही पैसा इन्वेस्ट करो। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, साइकोलॉजिकल रीजन है। क्या होता है कि हमने जब लाइफ साइकिल ऑफ स्टॉक में समझा कि स्टॉक की लाइफ साइकिल होती है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद डाउन ट्रेंड आता है। यूजुअली अगर हम बात करें तो 90% ऑफ द टाइम में जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो डाउन ट्रेंड में जब एक्यूमुलेशन स्टार्ट होने वाला होता है तब स्टॉक बेच के निकल जाता है। और ऐसे टाइम में क्यों निकल जाता है, क्योंकि उसके पास टाइम कम होता है। उसने जब पैसा इन्वेस्ट किया था तो उस टाइम पे उसका होराइजन क्या था कि 2 4 6 महीने में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता हूँ, यहाँ से कुछ मेरे को रिटर्न मिलेगा, मेरा पैसा बढ़ जाएगा और फिर मेरे को पैसा काम आ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली वो साइकिल को समझा नहीं, और साइकिल को नहीं समझने की वजह से लॉस में जाके उसने एग्जिट किया। और भी कारण होते हैं लॉस में जाके एग्जिट करने के, बट दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन, क्योंकि लोग छोटे टाइम के लिए आते हैं। तो यहाँ पर वो लॉस बुक करके उसको निकलना ही पड़ा कि जितना पैसा ये तो बचा लूँ, नहीं तो ये भी नहीं बचेगा, करेक्ट। इसी की जगह पे अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म के लिए है, या ये पैसे के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी लाइफ की जरूरत आपकी डिपेंड नहीं कर रही है, तो आप क्या करोगे, कोई बात नहीं, मेरा स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है, ये साइकिल है, इस साइकिल में डाउन ट्रेंड में आया है ये स्टॉक, अभी वापस से ऊपर जाएगा। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा और आप लाइफ साइकिल ऑफ स्टॉक अच्छे से समझते हो, आपकी नॉलेज अच्छी है स्टॉक मार्केट में, तो आप मे बी शायद हो सकता है और ऐड करो वहां पर, बट आप वहां पर रुकोगे। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज मार्च 2020 मार्केट फॉल हुआ था, तो जिनके पैसे शॉर्ट टर्म के लिए थे, या जिनके पैसे जो जिन्होंने इन्वेस्ट किए हुए थे और उनका डिपेंडेंसी था लाइफ के ऊपर, तो उन्होंने लॉस में वो पैसा निकाला। लेकिन जिनकी डिपेंडेंसी नहीं थी, वो लोग मार्केट में बैठे रहे, और बैठे रहे, इन्वेस्टमेंट को उन्होंने चलने दिया। सो आज 1 साल के बाद उनके रिटर्न्स उनको वापस मिल गए, उनके जो मनी है वो ऑलमोस्ट वापस उस लेवल पे आ गए, इनफैक्ट प्रॉफिट में ही है, लॉस में नहीं है। सो ये गोल्डन स्टेटमेंट हमेशा आप याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट में पैसा मुझे वही इन्वेस्ट करना है जिसके ऊपर मेरी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ मैं लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में ही यूज करूंगा, उसके पहले नहीं करूंगा। इससे साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलेगा, आपको साइकोलॉजिकल पावर मिलेगी, आप बैड टाइम्स में भी वेट कर पाएंगे, रुक पाएंगे, जिससे बैड टाइम ओवर होने के बाद आपको उसका प्रॉफिट मिलेगा। सो ये था मेरी तरफ से, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, उसके ऊपर एक छोटा सा सिनॉप्सिस मैंने यहाँ पर कोशिश करी हर पॉइंट को टच करने की, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि मेरे को इन्वेस्ट किस में करना है। ऐसे ही वीडियोस हम लोग और आगे लाते रहेंगे, जिसमें हम लोग आपके साथ बेसिक्स डिस्कस करते रहेंगे कि आपको इन्वेस्ट करने से पहले या एंटर करने से पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनली वापस से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पुराने वीडियोस के लिंक डाल रहा हूँ, जो मैंने बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर बनाए थे, आप वहां जाके देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम लोग रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं अबाउट द स्टॉक्स इन विच टू इन्वेस्ट और नॉट, जहां हम लोग अपना एनालिसिस शेयर करते रहते हैं। और इसके अलावा मैं इस पर्टिकुलर वीडियो का पीपीटी जो है वो भी पीडीएफ फॉर्म में वहां शेयर करूंगा, आप लोग चाहें तो वो पीपीटी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इन वीडियो से कोई भी नॉलेज मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डालिए कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और आगे आप कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं कि हम बनाएं, आप वो टॉपिक्स हमें सजेस्ट कीजिए, हम वो बनाएंगे। और अपने फ्रेंड्स जो आप चाहते हैं कि अपने फ्रेंड्स या डियर वंस जो हैं, जो आप सोचते हो कि इसमें कुछ अच्छा नॉलेज है, आप उनके साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। इससे आगे बढ़ेंगे और भी हम लोग अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।